अभी तक सिंक्रोनस मशीन के अंदर अपना जितना भी डिस्कशन हमने कवर किया है वो सारा एक ही मशीन के अराउंड कॉन्सेंट्रेटेड था, दैट वाज सिलेंड्रिकल रोटर। और जैसा कि मैंने पहले बोला भी था कि सिलेंड्रिकल रोटर और सेलिएंट पोल, इनका एनालिसिस हम लोग अलग अलग परफॉर्म करते हैं, क्योंकि सेलिएंट पोल के अंदर खास बात ये होती है कि रोटर के अलोंग एयर गैप फिक्स नहीं होता है। तो जो भी हमने सर्किट मॉडल पढ़ा सिलेंड्रिकल रोटर के लिए, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सेलिएंट पोल। जो वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ा कि किस तरह से निकालते हैं ईएमएफ मेथड, एमएमएफ मेथड, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सेलिएंट पोल। ये सारी ही चीजें हमने सिर्फ सिलेंड्रिकल रोटर के लिए पढ़ी। इवन की जो पावर एंगल इक्वेशन थी वो भी सिर्फ थी सिलेंड्रिकल रोटर के लिए। यानी इतना समझ लो कि जहां कहीं सर्किट का यूज किया है अभी तक जिस किसी टॉपिक के अंदर, दैट वाज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिलेंड्रिकल रोटर। तो सिलेंड्रिकल रोटर में हमने काम क्या किया था, जो आर्मेचर एमएमएफ बनता या आर्मेचर का फ्लक्स बनता उसे एक रिएक्टेंस से रिप्लेस कर दिया था XAR। और उसका बेसिक रीजन क्या होता है, XAR कैसे बन जाता है, कि रोटर के चारों तरफ एयर गैप कांस्टेंट है। एयर गैप कांस्टेंट है तो रिलक्टेंस कांस्टेंट है, रिलक्टेंस कांस्टेंट है तो इंडक्टेंस और रिएक्टेंस भी कांस्टेंट है। इसीलिए हम एक रिएक्टेंस डिफाइन कर पाए XAR। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन, ये हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। अब देखो, सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन के एनालिसिस को समझने के लिए पहले उसके अंदर किस तरह से आर्मेचर एमएमएफ या आर्मेचर रिएक्शन काम करता है वो समझना जरूरी है। और उसके लिए हम बात करते हैं यहां पे टू रिएक्शन थ्योरी की। अभी समझ आ जाएगा टू रिएक्शन थ्योरी का क्या मतलब है। पहले इसके अंदर एक पॉइंट लिखो सिलेंड्रिकल के बारे में। इन सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन the air gap is constant along the rotor periphery, so the reluctance offered to armature mmf, ये ध्यान रखना किस कौन से mmf की बात कर रहा हूं, आर्मेचर mmf, reluctance offered to armature mmf is independent of the rotor position and hence this reluctance is represented in terms of a constant inductance और कांस्टेंट रिएक्टेंस XAR। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन रिलक्टेंस इज मिनिमम अलोंग D एक्सिस and reluctance is maximum along Q axis and hence armature reaction cannot be replaced by a reactance XAR। तो मेजर डिफरेंस क्या आ गया कि सिलेंड्रिकल में एक रिएक्टेंस डिफाइन कर दी थी XAR, सेलिएंट पोल में ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल है। अब देखो हम क्या करते हैं, एक सेलिएंट पोल मशीन लेते हैं ये समझने के लिए कि आर्मेचर रिएक्शन से डील कैसे करोगे। ठीक है, ये रोटर हो गया, ये हमने स्टेटर बना दिया। अब स्टेटर में 3 फेजेस बनाने हैं देखो, तो A डैश, फिर B डैश, फिर C और C डैश, ऐसे 3 फेजेस बन गए। अब देखो होगा क्या कि मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब अगर रोटर ऐसे घूम रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि रोटर को स्टेशनरी मान के कि कंडक्टर उल्टी डायरेक्शन में घूमता है। अब जरा चेक करना A में कैसा ईएमएफ इंड्यूस होगा,
मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से बाहर की तरफ, ए की वेलोसिटी ऊपर की तरफ, तो V क्रॉस B डॉट आएगा, ठीक है, तो A डैश में क्रॉस आएगा, ऐसा ईएमएफ बनेगा। और ये बात हम डीसी मशीन से जानते हैं कि पोल जिस कॉइल के अलोंग लाई कर गया उस कॉइल में मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ऐसा क्यों? कॉइल ऐसे रखी है ए वाली, पोल ऐसे रखे हैं, तो कितना फ्लक्स बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के पैरेलल जा रही है, कॉइल को कट ही नहीं कर रही। अगर पैरेलल निकल गई तो इस कॉइल का फ्लक्स होगा 0। फ्लक्स से ईएमएफ 90 डिग्री लैग करता है, तो अगर फ्लक्स 0 है तो ईएमएफ मैक्सिमम बनेगा। तो इसमें लिखना, इफ इनिशियली द पोल्स लाई अलोंग A dash, then maximum EMF is induced in A phase of the coil. Maximum EMF is induced in A phase of the coil. अब इसका मतलब है A phase का EMF ऐसे लिख सकते हो, EM cos ओमेगा टी। कॉस क्यों लिखा? क्योंकि 0 टाइम पे इनिशियली इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। बी वाला इससे 120 लैग करता है, इसीलिए EM cos ओमेगा टी माइनस 120। सी वाला 240 लैग करता है या 120 लीड करता है, cos ओमेगा टी प्लस 120। ये तीनों ईएमएफ बन गए। अब हम क्या जानते हैं, जितना भी मशीन अभी तक हमने सिंक्रोनस मशीन पढ़ा है कि आर्मेचर करंट और ईएमएफ के बीच का एंगल होता है साई, जिसे कहते हैं इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। अब मैं कहता हूं, इफ द मशीन हैज इंटरनल पावर फैक्टर एंगल psi, then IA lags behind EF by psi। ठीक है, ये बात क्लियर है। मैंने मान लिया कि IA EMF के पीछे चल रहा है, और कितना पीछे चल रहा है? psi एंगल। तो IA कितना हो जाएगा? IM cos ओमेगा टी माइनस psi, IB IM cos, इससे 120 लैग करेगा, IC IM cos ओमेगा टी, ये बन गया। अब देखो ईएमएफ तो मैक्सिमम था एट ओमेगा टी इक्वल टू 0, तो एट ओमेगा टी इक्वल टू 0 EA इज मैक्सिमम। लेकिन ये बताओ IA मैक्सिमम कब हो रहा है? IA बिकम्स मैक्सिमम एट ओमेगा टी इक्वल टू साई। ठीक बात है। अगर ओमेगा टी को साई रखोगे तो कॉस के अंदर 0, तो कॉस हो गया 1, तो IA मैक्सिमम होगा ओमेगा टी इक्वल टू साई पे। अब देखो मान लो A में डॉट A डैश में क्रॉस, B में डॉट B डैश में क्रॉस, C में डॉट C डैश में क्रॉस। जैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाते थे ऐसा ही करते थे ना। एक कंडक्टर में करंट लीव कर रहा है तो दूसरे कंडक्टर में एंटर कर रहा होगा। अब जरा इनकी एमएमएफ एक्सेस निकाल लेते हैं। ए और ए डैश की कैसे होगी? ए से करंट बाहर आ रहा है, ए डैश से अंदर जा रहा है, अपवर्ड्स। तो मैं ये कहूंगा ए का एमएमएफ लाई करेगा अपवर्ड्स। बी की बात कर लो, बी में से बाहर आ रहा है और बी डैश में से अंदर जा रहा है, तो कैसे आ रहा है? इस तरफ आ रहा है। तो ए के बाद, एक सेकेंड, एक्चुअल में ये वाला बी होना चाहिए, ये बी डैश, और ये वाला सी, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो अब बी का अगर देखोगे, बी में से बाहर आ रहा है, बी डैश में से अंदर, तो इस तरफ आएगा बी का एमएमएफ। बी का एमएमएफ आएगा ऐसे।
एफ बी, ठीक है। और फिर सी का एमएमएफ कैसे आएगा, सी से बाहर और सी डैश से अंदर, तो इस तरीके से आएगा सी का एमएमएफ एफ सी, ठीक है। अब देखो जब ओमेगा टी को साई रख दोगे तो एट ओमेगा टी इक्वल टू साई, जरा बताना आई ए कितना है, आई ए है आई एम, आई बी कितना है, आई बी है आई एम कॉस ऑफ -120 माइनस आई एम बाय 2, और आई सी कितना है आई एम कॉस ऑफ 120 माइनस आई एम बाय 2। मैंने रोटेटिंग फील्ड थ्योरी में भी बताया था, अगर कोई करंट या एमएमएफ नेगेटिव आ जाए मतलब कि उसकी डायरेक्शन उल्टी है। तो ये हो गया एफ ए जो कि है मैक्सिमम, एफ बी नेगेटिव आ रहा है एफ एम बाय 2, माइनस साइन तो हमने डायरेक्शन में इंक्लूड कर लिया, ऐसे ही एफ सी भी उल्टा आएगा नेगेटिव की वजह से, ये एंगल 60 बनेगा, ये एंगल भी 60 बनेगा। तो रिजल्टेंट जो आएगा, इन दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट ले लोगे तो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा, कितना आएगा, जितना हमने रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी में देखा था 1.5 एफएम। अब इसका क्या मतलब हुआ, जब साई एंगल पे देखोगे जब आई ए मैक्सिमम होता है तो आर्मेचर से बनने वाला एमएमएफ कैसे आता है, वर्टिकली अपवर्ड्स। तो इसमें लिखना EMF becomes maximum at omega t equal to 0, but current becomes maximum after an angle psi, and when IA is maximum, the armature MMF is directed along MMF axis of phase A, ठीक है। ए वाला वर्टिकल था ना, तो रिजल्टेंट जो आ रहा है वो भी वर्टिकल आ रहा है, यानी ए के अलोंग आ रहा है। तो ये बात ध्यान रखना, रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के अंदर भी जब किसी एक फेज का एमएमएफ मैक्सिमम होता है तो रिजल्टेंट उसी के अलोंग हमेशा लाई करता है। बात क्लियर हुई। अब लेकिन ये जब साई एंगल पे आर्मेचर का एमएमएफ वर्टिकल आया तब तक कितना इलेक्ट्रिकल एंगल चल चुके थे, साई। कॉस और साइन के अंदर जो एंगल होता है दैट इज इलेक्ट्रिकल एंगल। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं दो पोल्स की, जिसकी वजह से मैकेनिकल एंगल इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एंगल। तो इसमें लिखना व्हेन आर्मेचर एमएमएफ बिकम्स मैक्सिमम एट एन एंगल साई, we have traversed an angle psi in mechanical domain as well, because for two poles mechanical angle and electrical angle are equal, ठीक है। मैकेनिकल एंगल एंड इलेक्ट्रिकल एंगल आर इक्वल। तो मैकेनिकल डोमेन में साई एंगल चलने का मतलब ये हुआ कि ये जो पोल्स हैं ये भी कितना रोटेट कर गए, साई। तो जब तुमने करंट में साई चला है तब तक मैकेनिकल पोल्स भी रोटेट कर चुके होंगे साई। ये बात समझ आ रही है। मैंने बोला जब दो पोल है तो जितना एंगल इलेक्ट्रिकल में चलोगे उतना ही मैकेनिकल में। मैकेनिकल में कौन मूव कर रहा है एक्चुअल में, पोल्स। तो मैं कह रहा हूं पोल्स भी चल चुके होंगे एंगल साई। अब होगा क्या, देखो इसी मशीन के अंदर दोबारा हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले पोल्स इस एक्सिस पे थे, अब मैं कह रहा हूं ये साई एंगल चल चुके हैं, ये साई एंगल चल चुके हैं। तो जो भी तुम्हारा पोल होगा इस टाइप से लाई कर जाएगा पोल। अब जो हमारी कॉइल्स थी, कॉइल्स ऐसे थी ए डैश, फिर बी डैश,
और फिर C और इधर से C डैश। ऐसे हमारी कॉइल्स थी, ठीक है। और ये स्टेटर की आउटर कवरिंग मैंने ड्रॉ कर दी। अब लेकिन देखो आर्मेचर एमएमएफ किस साइड आ रहा है? आर्मेचर एमएमएफ आ रहा है वर्टिकल, नॉर्थ साउथ। तो हम कह सकते हैं कि फील्ड वाइंडिंग का एमएमएफ इस तरफ है, आर्मेचर का एमएमएफ आ रहा है वर्टिकल। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन गया भाई? साई, सॉरी 90 प्लस साई, इतना एंगल बन गया ना दोनों के बीच में। अब मैं कहता हूं आर्मेचर एमएमएफ को कितना रिलक्टेंस ऑफर होगा या कितना एयर गैप ऑफर होगा, वो साई एंगल पे डिपेंड करता है। कैसे? देखो अगर साई एंगल 0 होता तो इन दोनों के बीच का एंगल होता 90। इन दोनों के बीच का एंगल 90 होने का मतलब है फील्ड पोल्स के अलोंग है डी एक्सेस, तो इसके परपेंडिकुलर क्या है फिर? ये है क्यू एक्सेस। तो अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता तो माना कि आर्मेचर एमएमएफ को कितना एयर गैप मिलता? क्यू एक्सेस वाला। और दोनों के बीच में अगर 180 एंगल बनता तो डी एक्सेस वाला। यानी एफएआर को कितना एयर गैप मिलने वाला है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि साई एंगल कितना है। साई एंगल 0 तो एफएआर आ जाएगा क्यू एक्सिस पे, साई एंगल 180 तो एफएआर और एफएफ अपोजिट आ जाएंगे, तो एफएआर आ जाएगा डी एक्सिस पे। तो इसमें लिखना द ओरिएंटेशन ऑफ एफएआर with respect to FF depends on the angle psi, depends on the angle psi, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द एयर गैप ऑफर्ड टू आर्मेचर रिएक्शन depends on psi because if psi is 0 armature reaction lies along q axis and if psi is 90 armature reaction lies along d axis. So the air gap offered to armature reaction depends on the load and hence we cannot represent armature reaction by a constant reactance, by a constant reactance. बात मेरी क्लियर हुई? पहले क्या था कि आर्मेचर एमएमएफ कहीं भी लाई कर जाए, एयर गैप तो बराबर था चारों तरफ, तो उसको एक रिलक्टेंस या एक रिएक्टेंस से रिप्लेस कर दिया। लेकिन अब क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन को कितना एयर गैप मिलता है ये इस एंगल साई पे डिपेंड करता है। और अगर ये साई पे डिपेंड कर रहा है तो मान लो लोड तुम्हारा 60 डिग्री लैगिंग है तो अलग एयर गैप, ठीक है, 30 डिग्री लैगिंग है तो अलग एयर गैप। तो हर बार लोड के अनुसार सर्किट को नहीं बदला जा सकता। अगर तुम कहो भाई मुझे तो एक्सएआर से ही दिखाना है, मेरे को तो सिलेंड्रिकल का सर्किट ही सेलिएंट पोल में चलाना है, तो तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि एफएआर को कितना एयर गैप मिल रहा है और उसके लिए यह मालूम होना चाहिए कि लोड का पावर फैक्टर कितना है। तो लोड अगर मैं बदल दूंगा तो तुम दोबारे एयर गैप निकालोगे, दोबारे रिएक्टेंस निकालोगे, दोबारे सर्किट ड्रॉ करोगे, फिर एनालिसिस करोगे। एक चीज सोचो ना, तो इससे क्या हुआ कि जो सर्किट बन रहा है वो यूनिवर्सल हुआ ही नहीं। जब जब लोड चेंज होगा, जब जब साई एंगल चेंज होगा, एयर गैप बदलेगा और हर बार एक्सएआर की वैल्यू बदलेगी। एक्सएआर को एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं दे पाओगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि भाई ये जो एफएआर आ रहा है इसको ना दो कंपोनेंट्स में तोड़ लिया जाए। ऐसे देखो, ये तो डी एक्सिस पे आ गया तो एफ ए डी, और ये आ गया अपना क्यू एक्सिस पे तो एफ ए क्यू। अब दो एक्सिस पे तोड़ लिया तो एक तो डी एक्सिस पे लाई कर गया कंपोनेंट और एक क्यू एक्सिस पे। क्यू एक्सिस वाले को मैक्सिमम एयर गैप मिलेगा और डी एक्सिस वाले को मिनिमम एयर गैप मिलेगा। अब ये रोटर किसी भी पोजीशनिंग पे हो, हमारे पास दो आर्मेचर रिएक्शन के कंपोनेंट आ गए एफ ए डी और एफ ए क्यू।
इसीलिए बोला टू रिएक्शन थ्योरी, कि यहां आर्मेचर रिएक्शन एक सिंगल वैल्यू ना लेके दो वैल्यूज में बांट दिया जाता है, डी एक्सिस आर्मेचर रिएक्शन एंड क्यू एक्सिस आर्मेचर रिएक्शन। तो इसमें लिखना, टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम we resolve armature reaction into two components, one along d axis and the other along q axis. Next point, the armature reaction along d axis has a demagnetizing nature, ff से opposite है ना, इसीलिए demagnetizing nature, and the armature reaction along q axis has a cross magnetizing nature, ff के परपेंडिकुलर है इसीलिए क्रॉस मैग्नेटाइजिंग नेचर। अगला पॉइंट, द आर्मेचर एमएमएफ अलोंग डी एक्सिस experiences minimum reluctance and the armature reaction along q axis experiences maximum reluctance। तो हम क्या जानते हैं कि रिलक्टेंस जो डी एक्सिस की होगी दैट इज लेस देन रिलक्टेंस ऑफ क्यू एक्सिस, ये हम जानते हैं। तो अगर मैं ये कहूं फाई आर्मेचर अलोंग डी एक्सिस is MMF along d axis upon SD, phi AQ is FAQ by SQ, जिसका मतलब क्या हुआ कि d एक्सिस के जो फ्लक्सेस हैं they are equal to FAD by FAQ into SQ by SD, so they are not, the ratio is not equal to the ratio of MMF, यानी जितने रेशो में एमएमएफ चलेगा उतने रेशो में फ्लक्स नहीं चलेगा, और यही सेलिएंट पोल की खासियत है जिस वजह से हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा, वरना सिंगल आर्मेचर रिएक्शन अपने लिए सफिशिएंट था। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल रोटर वाला सर्किट हमारा यहां काम नहीं कर पाता है। ये मेरी बात क्लियर हुई? अब देखो इस पे थोड़ा सा हम और समझते हैं कि क्या होता है, फेजर डायग्राम बनाएंगे फिर, बट पहले ना थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि अब देखो आर्मेचर रिएक्शन दो पार्ट्स में टूट चुका है, डी एक्सिस और क्यू एक्सिस। तो देखो अगर फेजर डायग्राम बनाना है, सपोज दिस इज योर फील्ड एमएमएफ एफएफ, तो इससे वर्टिकल क्या होगा ईएफ, इससे लैगिंग क्या होगा आईए, जिसके सेम फेज में होता है एफ ए आर। तो ये एफ एफ वाली तो होती है डी एक्सिस और ई एफ वाली हो जाती है क्यू एक्सिस। तो एफ ए आर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक तो डी एक्सिस पे एफ ए डी, क्यू एक्सिस पे एफ ए क्यू, दो पार्ट्स में बट गया ये। अब इससे जो ईएमएफ बनेगा एफ ए डी से वो 90 डिग्री लैगिंग बनेगा, ये आएगा ई ए डी, और एफ ए क्यू से ऐसे आएगा ई ए क्यू। ठीक है, अब देखो हम क्या कहते हैं कि क्यों ना आई ए को ही दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाए, इधर आई क्यू और इधर आई डी। तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं आई क्यू से ई ए क्यू 90 लैग कर रहा है, आई डी से ई ए डी 90 लैग कर रहा है, इसीलिए ई ए क्यू हो जाता है माइनस जे आई क्यू एक्स ए क्यू, ई ए डी हो जाता है माइनस जे आई डी एक्स ए डी। ठीक है, तो अब एक तरह से दो ईएमएफ बनेंगे आर्मेचर रिएक्शन का, एक ईएमएफ नहीं होगा, दो होंगे, एक डी एक्सिस वाले की वजह से और एक क्यू एक्सिस की वजह से। तो एक पॉइंट ये भी लिखो, द आर्मेचर एमएमएफ is divided into two components, one along d axis and the other along q axis. Next point, each of these MMF is responsible for inducing an EMF which lags the respective MMF by 90 degree, and hence we can define two EMF EAD and EAQ। तो ये नोट कर लेना यहां तक फेजर डायग्राम बना के,
कि कैसे मैंने दो ईएमएफ डिफाइन किए हैं। अब इसके बाद मैं आता हूं कंप्लीट फेजर डायग्राम पे कि किस तरह से वीटी और ईएमएफ का रिलेशन लिख सकते हो, क्योंकि ऐसा ही हमने पहले भी किया था सिलेंड्रिकल में। सर्किट बनाने से पहले क्या किया था, फेजर डायग्राम बनाया था, केवीएल इक्वेशन लिखा था, उसके बेसिस पे सर्किट ड्रॉ किया था। ठीक है, अब देखो कंप्लीट फेजर की बात करते हैं। ये हुआ अपना एफ एफ और यही है हमारी डी एक्सेस। ठीक है, ये हुआ हमारा ई एफ, एफ एफ से बनने वाला ईएमएफ जो 90 डिग्री लैग कर रहा है, और ये है अपनी क्यू एक्सेस। यहां से आया आई ए, कितना एंगल लैग करता है ईएमएफ से, साई एंगल, जिसको हमने दो पार्ट्स में करंट को डिवाइड कर लिया, आई डी आई क्यू। अब देखो ईएमएफ में और कौन कौन से ईएमएफ आएंगे। एक तो आर्मेचर रिएक्शन का, मैंने बताया था दो ईएमएफ है, ई ए क्यू और ई ए डी। तो ईएमएफ में ई ए क्यू ऐड हुआ माइनस जे आई क्यू एक्स ए क्यू, फिर ई ए डी ऐड हुआ माइनस जे आई डी एक्स ए डी। अब आर्मेचर रिएक्शन के अलावा सिलेंड्रिकल रोटर में और क्या क्या लिया था, एक तो एक्सएआर था, एक एक्सएएल था, लीकेज। लीकेज वाला ईएमएफ या पहले कह लो लीकेज वाला जो एमएमएफ होता है वो भी आर्मेचर के सेम फेज में होता है, एफ ए एल, और इसका ईएमएफ इससे 90 डिग्री लैग करता है। तो ई ए एल जब लोगे तो वो आर्मेचर करंट के परपेंडिकुलर आएगा, ई ए एल। ये तो सारे ईएमएफ हो गए। एक और वोल्टेज ड्रॉप होता है सिलेंड्रिकल रोटर में, आई ए आर ए। आर्मेचर रेजिस्टेंस का ड्रॉप भी तो कंसीडर करोगे, तो आई ए आर ए का जो ड्रॉप आएगा इस तरह से आएगा, माइनस आई ए आर ए। आई ए के एंटी पैरेलल, आई ए ऊपर जा रहा है तो आई ए आर ए नीचे आ रहा है। अब यहां से हमारा वीटी बन जाएगा, ये बन गया वीटी, और ये कितना एंगल लैग कर रहा है, डेल्टा, और ये कितना एंगल है, फाई। तो बस देखो डिफरेंस क्या आया है, जो आर्मेचर रिएक्शन वाला ईएमएफ है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होके आया है, एक तो ई ए डी और एक ई ए क्यू। ठीक है, बस इतना डिफरेंस आ गया एज कंपेयर टू सिलेंड्रिकल रोटर मशीन। अब इसके लॉजिक से अगर हम ये लिखें कि वीटी कितना बन रहा है, इस डायग्राम से अगर लिखें तो वीटी लिखने के लिए लिखोगे ई एफ प्लस ई ए क्यू प्लस ई ए डी प्लस ई ए एल, ये सारे ईएमएफ ऐड हो गए, माइनस आई ए आर ए, यही बनेगा ना वीटी। अब देखो ई ए क्यू मैंने लिखा था माइनस जे आई क्यू एक्स ए क्यू, ई ए डी लिखा था माइनस जे आई डी एक्स ए डी। लीकेज तो हम जानते हैं कि लीकेज रिएक्टेंस से रिप्लेस होता है, जे आई ए एक्स ए एल माइनस आई ए आर ए। लीकेज को डी और क्यू में नहीं तोड़ा, लीकेज तो लीकेज है सिंपली जे आई ए एक्स ए एल, क्योंकि वैसे भी हम ये जानते हैं, देखो जब वोल्टेज रेगुलेशन के मेथड पढ़ाए थे तो मैंने ये बोला था लीकेज को हमेशा ईएमएफ की तरह ही ट्रीट करना है, उसको एमएमएफ की तरह ट्रीट नहीं करना है। अब देखो ये जो आई ए है, अगर फेजर डायग्राम से ध्यान दोगे तो आई ए को लिख सकते हो आई क्यू प्लस आई डी। आई ए जो आर्मेचर करंट है वो दो चीजों से बना है, एक तो
क्वाड्रेचर एक्सिस करंट और एक डायरेक्ट एक्सिस करंट। तो IA को अगर ID प्लस IQ लिखोगे तो ये आ जाएगा ना, RA में मत लिखना। ऐसा इसलिए मैं रिएक्टेंसेस को मर्ज करना चाह रहा हूं। अब देखो IQ वाली टर्म्स एक साथ ले लो, XAQ प्लस XAL। ID वाली टर्म्स भी एक साथ ले लो, XAD प्लस XAL माइनस IARA। अब देखो ऐसा ही कुछ सिलेंड्रिकल रोटर में भी हुआ था, वहां दो रिएक्टेंसेस थी, XAR और XAL। यहां बस इतना फर्क आ गया कि आर्मेचर रिएक्शन दो पार्ट्स में टूट चुका है, Q एक्सिस और D एक्सिस। वहां बना था XAR प्लस XAL और दोनों रिएक्टेंसेस को ऐड करके हमने सिंपली बोल दिया था XS, जिसे बोला था सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो सेम चीज अगर यहां करते हो तो ये दोनों रिएक्टेंसेस के कॉम्बिनेशन को एक सिंगल रिएक्टेंस से लिख दो, माइनस JIQ XQ माइनस JID XD माइनस IARA। ठीक है। अब जैसे सिलेंड्रिकल में डिफाइन किया था कि आर्मेचर रिएक्शन प्लस लीकेज को बोलते हैं सिंक्रोनस रिएक्टेंस, तो XD को बोलोगे डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस, XQ को बोलोगे क्वाड्रेचर एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ठीक है, ये दो सिंक्रोनस रिएक्टेंस हो गई, यानी सिलेंड्रिकल में तो एक ही रिएक्टेंस होती है एक्सेस, यहां दो हैं XD और XQ। अब देखो लेकिन हम क्या जानते हैं कि रिलक्टेंस जो D एक्सिस की होती है वो कम होती है Q एक्सिस से। अब इंडक्टेंस होती है N स्क्वायर बाय रिलक्टेंस, इसलिए ऐसा कह सकते हो कि LD विल बी ग्रेटर देन LQ, तो XAD विल बी ग्रेटर देन XAQ, जिसका मतलब XD इज ग्रेटर देन XQ। क्योंकि XAD से XD पे कैसे जा रहे हो, बाय एडिंग लीकेज। अगर दोनों में सेम वैल्यू ऐड कर दी, मान लो दोनों में 2 ऐड कर दिया, तो भी XD ही बड़ा निकलेगा XQ से। तो ये ध्यान रखना, XAD क्या है, डायरेक्ट एक्सिस आर्मेचर रिएक्शन, और XD क्या है, डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस। इसमें इतना ही फर्क है जितना XAR और XS में होता है। XAR सिर्फ आर्मेचर रिएक्शन होता है और XS आर्मेचर रिएक्शन और लीकेज का कॉम्बिनेशन होता है। सेम चीज है, XAD और लीकेज मिलके XD बनाता है, XAQ और लीकेज मिलके XQ बनाता है। अब इस फेजर डायग्राम से अगर ID लिखना हो तो ये होगा IA साइन साई, IQ होगा IA कॉस साई। क्योंकि ये KVL की इक्वेशन लगाने के लिए ID और IQ पता होना जरूरी है, और साथ साथ ID और IQ का एंगल भी पता होना चाहिए, बिकॉज दे विल बी सब्स्टिट्यूटेड एज फेजर। ठीक है, ये दोनों स्केलार की तरह मत डाल देना, यहां पे IQ विद एंगल आएगा, ID भी विद एंगल आएगा, और एंगल कितना होगा ये डिपेंड करेगा तुम रेफरेंस किसे ले रहे हो। ठीक है, जैसे रेफरेंस ले लिया VT को मान लो, तो VT से IA का एंगल है फाई, तो ID डेल्टा प्लस फाई करके लेना पड़ेगा, उसके लिए डेल्टा पहले मालूम होना चाहिए। तो एक्चुअल में ना ये इक्वेशन कभी अप्लाई करते नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि ID और IQ के मैग्नीट्यूड निकालने के लिए भी साई चाहिए और उनका एंगल निकालने के लिए भी साई की जरूरत पड़ती है। बात क्लियर हुई? अब देखो ये जो इक्वेशन में हमने लीकेज और आर्मेचर रिएक्शन को मर्ज कर लिया है, इसके हिसाब से इसका सिंप्लीफाइड फेजर डायग्राम हम बना सकते हैं। कैसे, देखो इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फेजर डायग्राम हम बना रहे हैं। पहले देखो ये बना FF,
ये है अपनी डी एक्सिस। फिर इससे 90 डिग्री लैगिंग बना ईएमएफ, ये है अपनी क्यू एक्सिस। फिर यहां से निकाला हमने आई ए एट एन एंगल साई, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आई डी और आई क्यू। फिर ई एफ माइनस जे आई क्यू एक्स क्यू, माइनस जे आई क्यू एक्स क्यू ऐसे आ जाएगा। ठीक है, माइनस जे का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज ना, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज राइट में आएगा। माइनस जे आई डी एक्स डी, आई डी ये रहा, माइनस जे की वजह से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा लो तो डाउनवर्ड्स। फिर माइनस आई ए आर ए, तो ये हो गया आई ए आर ए। तो यहां से बन गया अपने पास वी टी, ये एंगल हो गया डेल्टा, ये एंगल हो गया फाई। ठीक है, तो बस इसमें क्या हुआ कि लीकेज जो है आर्मेचर रिएक्शन के साथ मर्ज हो गई और दो ही रिएक्टेंस बन गई एक्स क्यू और एक्स डी। और मैंने किया क्या है कि माइनस जे का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो दिस इज सिंप्लीफाइड फेजर डायग्राम ऑफ सेलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, जनरेटर की मैं बात कर रहा हूं अभी तक, मोटर की बात हमने नहीं की है। ये बात क्लियर हुई? अब देखो बात ये है कि मैंने ये बोला, ये जो इक्वेशन हम निकाल रहे हैं केवीएल की, ये लगा पाना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आईडी और आईक्यू का मैग्नीट्यूड तो चाहिए, साथ ही साथ हमको क्या चाहिए, उनके एंगल भी चाहिए। इसलिए ये इक्वेशन डायरेक्टली लग पाना इतना सिंपल नहीं होता। ठीक है, तो हमें इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करना होगा, उसके लिए दोबारा एक फेजर डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन समझते हैं कैसे सिंप्लीफाई होती है। देखो ये एफ एफ हुआ, ये हुआ ईएमएफ। ठीक है, ये हुआ आई ए एट एन एंगल साई, ये गया आई डी और ये गया आई क्यू। अब पहले राइट हैंड साइड पे एक फेजर बनाना है, आई क्यू एक्स क्यू, फिर नीचे आई डी एक्स डी, और फिर इधर आई ए आर ए। ठीक है, ये थोड़ा सा और लंबा कर लो, आई डी एक्स डी, ज्यादा सही फेजर बन जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली तो देखो इनकी वैल्यूज मालूम होती हैं तभी ये बना सकते हो, बट अभी सिर्फ मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बना रहा हूं कि मुझे जो डेरिवेशन करना है वो मैं कैसे शो कर सकता हूं। ये है वी टी डेल्टा फाई। अब देखो अगर ईएमएफ की एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन डिराइव करनी है तो हम क्या करते हैं, ये जो आई ए आ रही है ना, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं ऐसे। ठीक है, और ये ट्राइंगल पूरा कर लेते हैं। आई ए आ रहे, देखो आई ए के तो पैरेलल ही होगा ना, आई ए आ रहे या रेजिस्टेंस का वोल्टेज करंट के सेम फेज में होता है, तो आई ए आ रहे इज इन फेज विद आई ए। और ये आई ए पे परपेंडिकुलर लाइन हो गई, ये लाइन हो गई परपेंडिकुलर टू आई ए, और ये हो गई हॉरिजॉन्टल है ना, तो परपेंडिकुलर टू वर्टिकल। तो ऐसा कह सकते हो कि दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वही उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में होता है। तो एक आईए पे परपेंडिकुलर, एक वर्टिकल पे परपेंडिकुलर, इनके बीच का एंगल उतना ही होगा जितना वर्टिकल और आईए में है, जितना वर्टिकल और आईए में है। वर्टिकल और आईए में कितना एंगल है, साई, तो ये वाला एंगल होगा साई। बात समझे? मैंने बोला ये लाइन मैंने आई ए आर ए पे परपेंडिकुलर बनाया है, आई ए आर ए पे परपेंडिकुलर का मतलब आई ए पे परपेंडिकुलर,
ये लाइन वर्टिकल पे परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच में उतना ही एंगल होगा जितना वर्टिकल और IA के बीच में आता है, वो एंगल बन गया हमारा साई। ये साई एंगल बन जाने से अब क्या कर सकते हैं, साई एंगल हमारे पास आ गया। अब मैं कहता हूं ये वाला जो फेजर है इसको मैं EF डैश कहता हूं, जो EF के सेम फेज में है, ठीक है ना। अब आगे की बात करते हैं। हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है यहां पे भाई ये EF डैश निकालने का। अब उसके लिए मैं क्या करता हूं कि ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल को नाम मैं दे देता हूं ABC, ठीक है। ABC मैंने बना लिया। इसमें BC कितना है, BC अगर ध्यान से देखोगे ऊपर वाली हाइट के बराबर है IQ XQ। तो अगर मैं कहूं मुझे AC चाहिए, AC कितना होगा, AC होगा BC अपॉन बेस अपॉन कॉस ऑफ साई, यानी IQ XQ बाय कॉस साई। अब देखना जरा IQ कैसे लिख सकते हैं। IQ लिखा जा सकता है इस डायग्राम से IA cos साई, ठीक है। इस डायग्राम से IA का cos वाला कंपोनेंट IQ बनेगा, तो IQ अपॉन cos क्या होगा, IA इंटू XQ। ये मिल गई ना लेंथ। अब एक चीज देखो मैं क्या लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से देखना इस बात को। EF डैश इक्वल टू VT प्लस IARA। अब ये जो AC वाली लाइन है ये IA पे तो परपेंडिकुलर है, IA पे परपेंडिकुलर है, इसीलिए प्लस JAC। मेरी बात समझे कि मैं क्या कह रहा हूं कि अगर IA को रेफरेंस माना हुआ है तो IA पे परपेंडिकुलर है, इसीलिए JAC लिख दो या JIAXQ लिख दो। बात समझे, दोबारा से समझने की कोशिश करो। एक लाइन है IARA जो कि IA के सेम फेज में है, एक है उससे 90 डिग्री ऊपर, तो 90 डिग्री ऊपर है तो 90 डिग्री के लिए आ गया प्लस JIAXQ। तो VT में IARA जोड़ो और AC जोड़ो तो क्या बन जाता है EF डैश। अब ये इक्वेशन जो है इट इज सिमिलर टू सिलेंड्रिकल रोटर मशीन विद XS इक्वल टू XQ। एक चीज देखो ना, सेम इक्वेशन सिलेंड्रिकल में आई थी, EF इक्वल टू VT प्लस IARA प्लस JIAXS। यहां बस XS की जगह क्या आ गया, XQ। ये इक्वेशन तो वही है सिलेंड्रिकल वाली। इसीलिए मैं क्या कह देता हूं कि भाई EF का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है EF डैश का, तो सिलेंड्रिकल रोटर वाली ही इक्वेशन लगा लो फिर तो, VT cos फाई प्लस IARA का स्क्वायर, VT sin फाई प्लस IAXS की जगह IAXQ। बात समझे। और देखो EF डैश का जो एंगल है वही एंगल EF का है, तो अगर EF डैश और EF का एंगल सेम है तो यहां से जो एंगल मिलेगा दैट विल बी साई। साई कैसे निकालते थे, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। ध्यान से देखो EF डैश और EF हैं तो सेम फेज में ही ना, तो अगर EF डैश का एंगल निकालते हो तो वही एंगल किसका बनेगा, EF का। तो क्या बन गया यहां से tan साई। तीसरी इक्वेशन जो सिलेंड्रिकल में पड़ी थी, साई इक्वल टू डेल्टा प्लस फाई, देखना जरा सेम ही तो है, साई इक्वल टू डेल्टा प्लस फाई। तो यानी देखो यहां तीनों इक्वेशन सिलेंड्रिकल वाली हमारी उठ करके आ गई, क्योंकि हमने क्या कर लिया, हमने एक हाइपोथेटिकल EMF निकाल लिया EF डैश, और उसको निकालने के लिए सिलेंड्रिकल की थ्योरी पूरी यूज हो गई। बस एक मॉडिफिकेशन है कि एक्सेस की जगह आ रहा है हमारा XQ। ये बात मेरी यहां तक क्लियर हुई। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं खत्म हुआ, क्योंकि EF नहीं मिला।
EF निकालने के लिए कितनी लेंथ और ऐड करनी पड़ेगी? AD। अब बात है AD कैसे निकालें? देखो ये जो DB है, ये जो DB है, ये लेंथ कितनी है डायग्राम में देखो जरा, ये है ID XD। तो मैं कहता हूं AD कैसे निकलेगा? AD निकलेगा DB माइनस AB। ठीक है, DB माइनस AB अगर निकालना है तो DB तो है ID XD। AB कैसे निकालोगे? AB निकाल सकते हो हाइपोटेनस इंटू साइन साई। तो AB को लिख सकते हो AC साइन साई। AC तो अभी प्रूव किया है IA इंटू एक्स क्यू। ठीक है, अब ID अगर यहां लिखते हैं इस फिगर से, कैसे लिखते हैं? IA का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कॉस साई है, तो हॉरिजॉन्टल कितना होगा? साइन साई। अब देखना जरा, ये IA इंटू साइन साई क्या हो गया? ID हो गया, तो ID कॉमन आ गया, दैट इज XD माइनस एक्स क्यू। ये हो गया AD। ठीक है, अब देखो ये जो EF डैश है ये वर्टिकल है, AD भी वर्टिकल है, EF भी वर्टिकल है, तो इसके बाद एक पॉइंट लिखना, EF डैश AD एंड EF all lie along the same axis, hence we can directly add EF dash and AD to obtain EF। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, चौथी इक्वेशन जो तुम्हें एक्स्ट्रा याद करनी है, दैट इज EF इक्वल टू EF डैश प्लस AD, EF डैश प्लस ID, XD माइनस XQ। ये है चौथी इक्वेशन। बस इस इक्वेशन की खासियत क्या है? ये स्केलर इक्वेशन है, इसमें कोई भी फेजर नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ ID इंटू XD माइनस XQ ऐड करना है, बट उसके लिए ID निकालना पड़ेगा। ID कहां से आएगा? यहां से। तो इसके अलावा और क्या याद करना पड़ेगा? ID इक्वल टू IA साइन साई, IQ IA कॉस साई। इतना डेटा ये जो मैंने नीचे ब्लैक में लिखा हुआ है, ये तुम्हें याद होना चाहिए सेलिएंट पोल के लिए, और तुम इस पे बेस्ड हर क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं ये चीज आगे चल के बताऊंगा कि कैसे सेम इक्वेशन को मोटर, लीडिंग, लैगिंग, जैसे सिलेंड्रिकल में ट्रिक समझाया था, सेम ही इक्वेशन इतना ही बस याद कर लो, तो इससे तुम हर क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे, कोई भी एक्स्ट्रा चीज सेलिएंट पोल में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या समझे यहां से कि सिलेंड्रिकल वाला मेथड लगा करके EF नहीं आता, EF डैश आता है, तो एक इक्वेशन एक्स्ट्रा पड़ जाती है, EF इक्वल टू EF डैश प्लस ID इंटू XD माइनस XQ, जहां हर वैल्यू एक स्केलर वैल्यू है, इट इज नॉट अ फेजर वैल्यू। और ID निकालने के लिए यूज होगा IA साइन साई, और साई यहां से निकल जाएगा। ठीक है, साई गिवन नहीं होता क्वेश्चन में, साई हमेशा तुम्हें निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद लिखना, फेजर डायग्राम ऑफ सेलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर एट लीडिंग पावर फैक्टर, एट लीडिंग पावर फैक्टर। ये लैगिंग का तो मैंने बनाया है, एक बार ट्राई करो लीडिंग का बनाने के लिए। इसका फेजर डायग्राम बनाओ लेकिन लीडिंग पावर फैक्टर पे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके सभी लोग ट्राई कर सकते हैं, मेथड सेम रहेगा, बस करंट को लीडिंग मान लेना लैगिंग की जगह। ठीक है, तो जो लोग ट्राई कर चुके हैं, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, शुरुआत यहीं से होगी FF, फिर इससे वर्टिकली अपवर्ड्स EF। अब की बार IA को राइट में ना लेके लेफ्ट में ले लूंगा, IA एट एन एंगल साई, जिससे कि ये कंपोनेंट बन गया IQ और ये बन गया ID। अब EF में से पहले घटाते हैं JIQ XQ,
जे आई क्यू एक्स क्यू, थोड़ा सा EF नीचे कर लेता हूं, ठीक है। तो जे आई क्यू एक्स क्यू माइनस करना है, तो माइनस जे माने 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज माने राइट। तो ये बना आई क्यू एक्स क्यू, समझे बात। माइनस जे आई क्यू एक्स क्यू होता, माइनस जे का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आई क्यू से 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी राइट में। फिर होता है माइनस जे आई डी एक्स डी, माइनस जे का मतलब अगेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो लेफ्ट से वर्टिकल। इसको थोड़ा छोटा कर लो, तो ये हो गया आई डी एक्स डी। फिर लास्ट होता है आई ए आर ए को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, आई ए आर ए को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आई ए से उल्टा बनाओगे आई ए आर ए, आई ए ऊपर जा रहा है तो आई ए आर ए नीचे आ रहा है, क्योंकि माइनस आई ए आर ए है। तो अब यहां से क्या होगा, यहां से जब जोड़ दोगे तो ये बन गया वीटी, ये एंगल हो गया अपना डेल्टा, ठीक है। और वीटी और आईए के बीच का एंगल हो गया हमारा फाई। क्लियर है। तो ये लीडिंग पावर फैक्टर का हमारा फेजर डायग्राम बन जाता है फॉर सेलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर। ये बात क्लियर हुई। तो देखो इस लेक्चर के अंदर हम लोग सिर्फ जनरेटर की बात करेंगे, अगले वीडियो में मैं मोटर भी समझाऊंगा कि कैसे मोटर का फेजर डायग्राम बनेगा। इसके अलावा हम और क्या बात करेंगे, पावर एंगल इक्वेशन की। तो ये सारी चीजें अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर के अंदर याद रखने वाली क्या बात है, कंसेप्चुअली अगर सोचोगे कि एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से आर्मेचर रिएक्शन को एक्स से आर से नहीं दिखा सकते, तो उसको दो पार्ट्स में तोड़ना पड़ा, डी एक्सिस और क्यू एक्सिस। इसलिए दो रिएक्टेंस बनी, एक्स ए डी और एक्स ए क्यू। एक्स ए डी में क्या था, एक्स ए डी आर्मेचर रिएक्शन था, उसमें लीकेज जुड़ के बना एक्स डी, और एक्स ए क्यू में लीकेज जुड़ के बना एक्स क्यू। बड़ा कौन होता है, एक्स डी। एक्स डी इज ग्रेटर देन एक्स क्यू। और इसके अलावा ये इक्वेशंस याद कर लेना, ये न्यूमेरिकल्स में तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। कितनी इक्वेशन, 1 2 3 4, और ये आईडी और आईक्यू की वैल्यू, ठीक है। इतना हमें याद रखना है। फेजर डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट जो लोग बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है अगर बना सकते हो, क्योंकि बहुत क्वेश्चन में हो सकता है इससे छोटा मेथड फेजर से बन जाए, हो जाता है कभी कभी ऐसा। बट उसके लिए फिर फेजर की अच्छी नॉलेज रखना भी जरूरी है कि फेजर बना पाओ एग्जाम टाइम के अंदर। और अगर नहीं बना सकते तो एक मेथड अपना लेके चलो कि इस मेथड से हर क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है। तो आगे की बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।